से करा चुके हैं, लेकिन एक बार सब 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 लोगों को हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे शिक्षण का विषय है हिंदी में शिक्षण रणनीतियाँ। तो हिंदी में शिक्षण रणनीतियाँ जो है वह जरूरी है, क्योंकि कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उसमें कोई भी विधि से करते हैं या रणनीति से करते हैं तो वह बहुत ही आवश्यक होता है और सही होता है। और जिस लक्ष्य या उद्देश्य की ओर हम आगे बढ़ रहे होते हैं वह जो है सफल होता है, उस काम में सफल होता है। तो सफल होने से ये होता है कि हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन अगर हम विधि से नहीं करते हैं तो असफल नहीं हो पाता है। तो इस क्रम में हम थोड़ा सा हिंदी क्या है, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया। इसके लिए संविधान सभा जो है संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक प्रावधान किए गए हैं। एक भाषा के रूप में हिंदी जो है सिर्फ भारत की ही पहचान नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक है, संप्रेषक है और परिचायक भी है। यह बहुत सरल, सहज और सुगम होने के नाते हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में सबसे समझने और बोलने वालों की अधिक संख्या, क्योंकि आसान है और सभी लोग इसे आसानी से समझ जाते हैं। जैसा कि हम आप लोग भी इसी संस्था से जुड़े हैं तो इसे समझने में थोड़ी आसानी होती है। तो यह बहुत ही लोकप्रिय भाषा हो गई है और बच्चे भी इसे, क्योंकि मातृभाषा है तो क्षेत्रीय कोई भी भाषा होती है लेकिन हिंदी ही होती है तो उससे काफी निकट का संबंध होता है। इसलिए काफी समान से समान वर्ग के परिवार भी, समाज भी इसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, बच्चे भी ग्रहण कर लेते हैं, अभिभावक लोग भी ग्रहण कर लेते हैं। तो निश्चय ही इसकी जो है पढ़ाने की विधि या कैसे किस विधि से पढ़ाया जाए, इसका अगर उचित हम उपयोग कर सकेंगे तो बच्चे उससे लेने में लाभान्वित होंगे और हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकेंगे। तो इसका हमें आगे चर्चा करते हैं कि किस विधि से जाइए। तो हिंदी शिक्षण के पहले कुछ समान उद्देश्य होते हैं। हिंदी शिक्षण के समान उद्देश्य क्या है कि बच्चों को शुद्ध बोलने तथा शुद्ध लिखने का ज्ञान देना। अगर बच्चा शुद्ध बोलता है, शुद्ध लिखता है तो यह इससे हमारी पहचान अच्छी होती है। क्योंकि आजकल देखने में मिलता है कि बहुत बड़े पदों पर लोग कार्यरत तो होते हैं, सरकारी पदों पर भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। तो होता है कि कहीं कुछ आवेदन देना होता है या कहीं कुछ लिखना होता है तो उनकी अगर भाषा अच्छी नहीं होती है तो लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनकी पहचान जो है उनका या जो मिलना चाहिए वह उचित लाभ उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इसको शुद्ध बोलने और लिखने का ज्ञान देते हैं। भाषा जो है सरल और प्रवाहपूर्ण, सरल होना चाहिए और प्रवाहपूर्ण होना चाहिए और स्पष्ट भाषा में बोलने में अपने भाव और अनुभूतियों को, विचारों को व्यक्त करने का इसका उद्देश्य होता है कि हिंदी हम बोल रहे हैं तो उसका क्या भाव है, क्या उद्देश्य है, इसकी स्पष्टता होती है। और इसमें दूसरे की लिखी हुई एवं बोली हुई भाषा को समझने की योग्यता उत्पन्न करता है। हिंदी जो है का उद्देश्य यह भी है कि दूसरे को क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, इसको समझ सकते हैं। हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है, क्योंकि अगर हम अपनी भाषा ही अगर हमारे लोग नहीं सुन रहे हैं और उससे समझ नहीं पा रहे हैं तो हमको नहीं समझ पाएंगे और फिर हमसे उन लोगों का संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। तो यह देश में एकता का सूत्र जो है उसको बांधने में यह काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज पूरी दुनिया में 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। 175 से अधिक सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के अलावा दूसरे देशों में भी पढ़ाई जा रही है। भाषा, और कहा जाता है कि भाषा जो है वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता करती है। अब भाषा है, उसका भाषा तो बहुत अच्छी है, काफी उसका ग्रामर अच्छा है, लेकिन अगर जन सामान्य में उसका प्रयोग खुलकर नहीं होता है, सब लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वह भाषा जो है वह
जीवित नहीं रह सकती है। यह भाषा के लिए यह भी एक बड़ा उद्देश्य है, लक्ष्य होता है कि भाषा को जीवित होना चाहिए। आज क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ में की संस्थाओं में भी हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है। बहुत हम लोगों के लिए, भारत के वासियों के लिए गर्व की बात है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था में भी हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है। पिछले वर्ष सितंबर माह में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में ही भाषण दिया गया था। मोदी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिए तो हिंदी में ही उन्होंने भाषण दिया था। तो बताइए यह कितने अच्छी बात है कि हम अपनी भाषा पर गर्व करें, हम अपनी संस्कृति पर गर्व करें, हम अपने देश पर गर्व करें और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर भी गर्व करें कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सभा में जाकर हिंदी पर विचार व्यक्त किया और लोग उससे काफी प्रभावित हुए। अब शिक्षा किसी समाज में लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा कोई समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसकी ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि होती है। वह जन्मजात चलती है और इस प्रकार उस समय सुसंस्कृत और योग्य नागरिकों का निर्माण होता है। चलिए, आवाज जा रही है एक बार ना, थोड़ा सा पूछ लें आप लोगों से, मेरी आवाज जा रही होगी स्पष्ट? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, थोड़ा सा एक बार पूछना जरूरी समझे कि आवाज हमारी जा रही है कि नहीं। और शिक्षण क्या है? शिक्षा है तो हम समझे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम, शिक्षण क्या है? शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण जो है एक प्रक्रिया है और जिससे सिखाने वाले और सीखने वालों के लिए विभिन्न विधियों, युक्तियों और साधनों का हम सहारा लेते हैं जिससे कि हमारा शिक्षण कार्य जो है वह सफल हो, प्रभावी हो। और यह भी बात बहुत ही आवश्यक होता है, अगर हम शिक्षण कार्य में है, हम लोगों का कार्य क्षेत्र शिक्षण में है, तो यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर हम काम में लगे हैं, हमारा समय भी जा रहा है, हम मेहनत भी कर रहे हैं और हमारा क्या होगा जो कि हमारा कार्य सफल माना जाएगा। तो शिक्षण का जब तक कोई अर्थ नहीं निकलता, शिक्षण का तब तक कोई अर्थ नहीं निकलता जब तक सीखने वाले सीख नहीं जाते, सीखने वाले सीख नहीं जाते। कुछ लोगों ने इन्होंने इस पर ये भी कमेंट भी किए कि भाई शिक्षण तो मतलब सीख नहीं जाते, सब कोई नहीं सीखते, लेकिन फिर भी हमारी शिक्षण प्रक्रिया तो ऐसी होगी 100% नहीं सीख सकें, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखें। फिर अगर परसेंटेज में कमी रह जाती है तो यह कहीं ना कहीं हमारी कमी है, तो हमें उसमें क्या मेथड करेंगे, क्या बदलाव करेंगे, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा उस पर चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा और तब क्या होगा, निश्चय ही हमारी शिक्षण प्रक्रिया से जो हम विषय का शिक्षण कर रहे हैं, चाहे कोई भी विषय हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, गणित हो, विज्ञान हो, तो हमारा सफल हो माना जाएगा और हम जिस कार्य क्षेत्र में हैं वहाँ भी हमारी प्रतिष्ठा मान बढ़ेगी। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया की विभिन्न विधियों का हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए और उस प्रकार से नए नए तकनीकों की भी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ प्रक्रियाओं में भी कुछ परिवर्तन संशोधन होता रहता है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं कुछ शिक्षण विधियों की जानकारी के बारे में। अब अगला स्लाइड, इसमें दिया है कि हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों के नाम निम्न है: अनुकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, इकाई विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि। इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं लग रहा होगा या विधि ऐसा नहीं लग रहा होगा जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। सब लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, लेकिन उसे ही थोड़ा विस्मित हो गए हैं, उसका ध्यान नहीं आ पाता है, व्यक्ति का कार्य क्षेत्र जो है काफी व्यस्त रहता है। तो इसमें सोचा गया कि कुछ ऐसी विधियों के बारे में हम लोग अध्ययन कर ले, जान ले, जिससे कि आगामी सत्र में हम लोग का विद्यालय जो है वह अपने लक्ष्य को अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। और हम थोड़े से विधियों को जान लेंगे तो इसका लाभ विद्यालय को मिलेगा और विद्यालय जब मिलेंगे तो हम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसलिए इन विधियों पर थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक कर गया और जिसके लिए सीबीएसई पटना कोई को भी काफी धन्यवाद है, नमस्कार है, जो कि उन्होंने यह प्रक्रिया चलाई जिससे हम लोगों को काफी सीखने का मौका मिला। अब हम अनुकरण विधि की ओर आगे बढ़ते हैं। अनुकरण विधि के 3 रूप हैं: लिखित अनुकरण विधि, उच्चारण अनुकरण विधि, रचना अनुकरण विधि।
लिखित अनुकरण विधि, उच्चारण अनुविधि, रचना अनुकरण विधि। अब लिखित अनुकरण के 2 रूप होते हैं, रूपरेखा अनुकरण और स्वतंत्र अनुकरण। रूपरेखा अनुकरण और स्वतंत्र अनुकरण। तो पहले हमें अनुकरण का थोड़ा सा क्या अर्थ है, अनुकरण किस प्रकार से 3 होते हैं, तो लिखित अनुकरण क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना। लिखित अनुकरण जो है वह 2 प्रकार का होता है, जिसमें अभी आप लोगों को रूपरेखा अनुकरण स्लाइड पर दिखाई दे होंगे। तो रूपरेखा, पहले अनुकरण विधि का अर्थ। अनुकरण विधि का अर्थ है किसी आदर्श की नकल करना। अनुकरण शब्द से जो है हम लोग वह पूर्व परिचित हैं कि अनुकरण जो में है वही व्यक्ति ऐसा होता है जो कि वह अनुकरण करता है। तो निश्चय ही अनुकरणीय व्यक्ति जो होता है वह श्रेष्ठ होना चाहिए, उसके अंदर ऐसी गुणवत्ता होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जिसका विद्यार्थी अनुकरण करने वाला है वह उसके लिए आदर्श के रूप में हो। क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर अनुकरण विधि का काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रारंभिक स्तर पर वह काफी बच्चों को प्रभावित करता है। और जिस प्रकार कहा जाता है कि एक कोरे कागज पर, बच्चों का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, एक कोरे कागज पर जब हम कुछ अंकित कर देते हैं तो वह उसके मस्तिष्क पटल पर आजीवन बना रहता है। तो निश्चित रूप से इस रूपरेखा अनुकरण विधि जो स्लाइड पर दिख रहा है, यह प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए काफी लाभदायक है। और यह सुलेख अच्छे सुलेख हमारे भाई भैया बहनों के अच्छे सुलेख हों, इसके लिए काफी सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। अब इसमें कोई वर्ण को लेते हैं और उसे हम बिंदुवार अंकित कर दिया जाता है, जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो बिंदुवार अंकित कर दिया जाता है और बच्चा उस पर पेंसिल से हाथ को घुमाता है। पेंसिल से हाथ घुमाते घुमाते उसे इस प्रकार इतना अभ्यास हो जाता है कि वह जब आगे लिखता है तो उसकी वर्ण की यही मूल संरचना, यही बनावट उसके मस्तिष्क तल पर बैठ जाती है और वो ऐसा लिखने से प्रयास करता है। ये आज की विधि नहीं है, यह बहुत प्राचीन विधि है। प्राचीन विधि में जब उस समय हम लोग पढ़ते थे या और आप लोग अध्ययन करते होंगे, उस समय जब इतनी कागज कॉपी नहीं था तो हम लोग स्लेट पर ही माता पिता होते थे वो बना देते थे और बच्चे पेंसिल से हाथ घुमाते थे। तो इसमें उनका कुछ व्यय भी ज्यादा नहीं होता था कॉपियों का, और वो स्लेट पर इस प्रकार करके हाथ घुमाते थे और बच्चा को भी लगता था कि यह इतना सुंदर जो है हमने लिखा है, उसे ऐसा लगता था, वह काफी खुश होता था। इस प्रकार उसकी वह लिखावट सुनने का वह बहुत ही अच्छा विधि है। रूपरेखानुकरण में मुद्रित पुस्तिकाएं जिसमें अक्षर या वाक्य बिंदु रूप में लिखे होते हैं, बालक उन बिंदुओं पर पेंसिल या बॉल पेन फेरता है और अभ्यास करके अक्षरों या शब्दों को लिखना सीख जाता है, जैसे कि उदाहरण में दिया गया है। तो अभी हम लोग रूपरेखा अनुकरण के बारे में पढ़ रहे थे और सुन रहे थे। आप लोगों को इस अनुकरण पद्धति में हम लोगों को कार्य करने में थोड़ी सी धैर्य बनाए रखने पड़ती है, क्योंकि यही प्रारंभिक स्तर है और यही लिखावट बच्चों के वर्ण की रचना को सुधारता है। और महात्मा गांधी का जैसा विचार है, उन्होंने कहा है कि गंदी लिखावट अधूरी शिक्षा की निशानी है। अगर हमारी हैंडराइटिंग सही नहीं है, सुंदर नहीं है, तो हमारी अधूरी शिक्षा की निशानी है। इसलिए हमें बच्चों की लिखावट पर, सुलेख पर बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए, जिससे हमारे भैया बहनों का अक्षर जो हो, हैंडराइटिंग जो हो, सुंदर हो, आकर्षक हो। क्योंकि इसका उपयोग भी होता है। हम लोग पढ़ाते हैं कक्ष में, परीक्षा में कॉपी चेक करने का समय आता है तो उसमें क्या होता है, जिन भैया बहनों की हैंडराइटिंग सुंदर होती है उसको देखकर पहले ही खुश हो जाता है और वह अधिक अंक पा लेता है। वह जो है भैया बहन अधिक अंक के भागीदार हो जाते हैं। तो इस पर हमें
काफी प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि सभी भैया बहनों की हैंडराइटिंग सुंदर हो और इसका निश्चित रूप से प्रयास में घबराना नहीं चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए क्योंकि यह प्राथमिक स्टेज है। अगर प्राथमिक स्टेज अच्छा हो जाएगा तो बड़े होकर उसकी हैंडराइटिंग सुलेख जो है वह सुंदर होगा ही होगा। तो इस स्तर पर हमें इस पर विशेष जोर देना चाहिए। अब स्वतंत्र अनुकरण। स्वतंत्र अनुकरण क्या है? जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, स्वतंत्र अनुकरण। जब बालक रूपरेखा अनुकरण का वो कर लिया तो उसके बाद हम आते हैं स्वतंत्र अनुकरण। स्वतंत्र अनुकरण में अध्यापक जो होते हैं और शिक्षक जो होते हैं वे वर्णों की आपको ब्लैक बोर्ड पर या पुस्तिका पर लिख देते हैं और बच्चों को कहा जाता है कि उसे देख कर वह उसे लिखें, उसे देख कर वह लिखें। अब बालक जो होता है इसमें स्वतंत्र है, उसमें बिंदुवार नहीं दिए हुए हैं, वह उसको देखकर स्वयं वैसा लिखने का प्रयास करता है। इसमें इस लिखित अनुकरण में भी बच्चों को समय लगता है, लेकिन जो बच्चे, जो भैया बहन वो रूपरेखा अनुकरण पर थोड़ा हाथ घुमा लिए होते हैं तो इस स्टेज पर आने पर उसे काफी समस्याओं का सामना नहीं पड़ता है और वह सहजता से, आसानी से जो है वह वर्ण को देखकर उसी प्रकार का वर्ण लिख देता है। और जब वर्ण लिख देता है तो उसे जब गुड या वेरी गुड मिलता है तो बहुत ही अपने आप को खुशी महसूस करता है और वह अधिक से अधिक सुंदर लिखने के लिए प्रेरित होता है और सुंदर लिखता है। तो यह है स्वतंत्र अनुकरण विधि। अगला है लिखित अनुकरण के ही एक भेद है उच्चारण अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का ही यह एक भी भेद है, उच्चारण अनुकरण विधि। उच्चारण अनुकरण विधि जो है वह ये प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शुद्ध बोलना सिखाने हेतु उपयोगी होता है। इस पद्धति में अध्यापक एक एक भाषाओं का शब्द कहता है और बालक उस शब्द की ध्वनि का अनुकरण करते चलते हैं। अनुकरण विधि उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है जहां पर एक अक्षर की एक से अधिक ध्वनियां होती है अथवा जहां पर लिखा होता है कुछ और पढ़ा कुछ जाता है। कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। उच्चारण अनुकरण विधि प्राथमिक स्तर पर छात्रों को शुद्ध बोलना सिखाने हेतु उपयोगी होता है। इस पद्धति में अध्यापक एक एक भाषाओं के शब्दों को कहता है। जैसे कि हिंदी में इस प्रकार के बहुत ही शब्द हैं, जैसे कि इसके उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि स्थिति, स्थिति नहीं तो स्थिति जब हम कहते हैं तो वहाँ ई लिखा हुआ नहीं होता है, स्थिति शब्द में ई लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन उसका उच्चारण हम स्थिति करते हैं। तो इस स्नान, स्नान में भी अ नहीं लिखा हुआ होता है। तो इन शब्दों का उच्चारण करने पर बालक जो है वह सीखता है कि कैसे हम उसको लिखेंगे कैसे और पढ़ेंगे हम उच्चारण इसका कैसे करेंगे। तो इन शब्दों का निश्चित रूप से कभी-कभी कक्षा कक्ष में अभ्यास करना चाहिए। बालक शुद्ध बोल पाता है कि नहीं, क्योंकि शुद्ध बोलना भी भाषा की एक अपनी पहचान होती है, व्यक्ति की एक अपनी पहचान होती है। इसलिए इस विधि में भी हमें इसका भी अभ्यास शिक्षण के क्रम में अनिवार्य रूप से
करना चाहिए। शिक्षण के क्षेत्र में इसका हमें अनिवार्य रूप से प्रयोग करना चाहिए, जिससे बालक जो है वह शुद्ध बोल सके। कितने बालक ऐसे होते हैं कि लिख तो देते हैं, लेकिन अगर किसी सामने शब्द बोलना होता है तो वह शुद्ध नहीं बोल पाते हैं, और इससे उनकी कमियां दिखती है, तो हमारी नजर में उसका उचित नहीं हो पाता है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं इसके उच्चारण में कमी है, उच्चारण दोष है। तो इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे कितने बालकों को मार्तंड इस प्रकार से कहने का, जैसे हिंदी में 3 स बने हैं, 3 ना है, तालव्य स, मूर्धन्य ष, दंत। अब तीनों का उच्चारण अलग अलग है, तीनों का उच्चारण अलग अलग है। उस पर अगर हम बारीकी से बच्चों को नहीं बताया जाएंगे, जो अनुकरणीय व्यक्ति है वह शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं करता है बच्चों को, तो बच्चा भी वह वैसे ही उच्चारण आजीवन करते रह जाएंगे। इसलिए प्राथमिक स्तर पर हिंदी के क्षेत्र में उच्चारण अनुकरण विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। उच्चारण अनुविधि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, और बालक उच्चारण करना सीखते, इसलिए शिक्षक या अध्यापक को चाहिए कि उस शब्द का उच्चारण करें और बच्चों को बोलने के लिए कहें। कुछ बच्चे उसमें कक्ष में इस विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो कभी-कभी समस्याएं होती है कि सामूहिक जो होती है सभी बच्चे बोलते हैं। तो सामूहिक बच्चे बोलते हैं तो एक बार सामूहिकता में पहचान नहीं हो पाती है, लेकिन शिक्षक जो है वह विद्यार्थी को देखकर ही पहचान लेते हैं। नित्य अगर अध्यापन की कक्षा में तो पहचान लेते हैं कि वह जो है किस पर, कौन विद्यार्थी में क्या कमी है, किस स्टूडेंट में क्या डिमेरिट है, क्या उच्चारण वह नहीं कर सकता है। तो वैसे विद्यार्थियों को अगर हम बारी-बारी करके उसको सिखाते हैं, बुलवाते हैं, तो वह बच्चा निश्चित रूप से उच्चारण को सीख लेता है। या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि एक ही बार में उसमें ग्रहणशीलता इतनी होती है कि वह एक ही बार में ग्रहण कर लेते हैं। तो उस समय हमें चाहिए कि जब हम बोलते-बोलते मान लिया थक गए, एक ही बुला रहे हैं, कुछ बच्चों को ऐसा नहीं बोलने आ रहा है, कभी-कभी उस समय हम क्या करते हैं, वैसे बालकों को भी खड़े कर देते हैं कक्षा कक्ष में, और वह भी जो होता है बालकों को उच्चारण करवाता है। और जो जिन बच्चों को का उच्चारण सही नहीं है, वह उसके मन में ऐसी भावना आती है कि अरे ये तो हमारे ही क्लास के बच्चे हैं, हमारे ही साथ में बैठने वाले हैं, यह हमको सिखा रहा है, तो वह उसको आसानी से सीख लेता है और समझ लेता है। तो यह इस अनुकरण विधि जो है उच्चारण पर बल देता है कि हमारा उच्चारण जो हो शुद्ध हो, और भाषा में खास करके उच्चारण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रचना अनुकरण विधि, यह भी अनुकरण विधि का एक तीसरा भेद है, रचना अनुकरण विधि। तो रचना अनुकरण विधि जो है माध्यमिक स्तर पर छात्रों को रचना, जैसे प्रार्थना पत्र, निबंध आदि सिखाने हेतु उपयोगी होता है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को रचना, प्रार्थना पत्र, निबंध आदि सिखाने हेतु उपयोगी है। छात्र दिए हुए विषय पर, अब हम इसका उपयोग अधिकांशतः होता है या सब लोग को इसका उपयोग करना पड़ता है। हमें कहीं किसी संस्था में, डीएम ऑफिस में, ब्लॉक में, विद्यालय में आवेदन देना होता है। बच्चों को भी विद्यालय में छुट्टी हेतु, अवकाश हेतु आवेदन दे देना पड़ता है। तो आवेदन की संरचना जो है उसका क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, तो यह वह सीखता है। फॉर्मेट से वह सीखता है कि तो एक बार हम किसी जैसे आवेदन लिखते हैं तो हम लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ऐसा आवेदन अगर हम लिख देते हैं, विषय डाल देते हैं, और उसके बाद बालक को दूसरा टॉपिक दे दिया जाता है कि यह आवेदन जो हमने 2 दिनों के लिए लिफ्ट के लिए बनाया, अब तुम्हें छात्रवृत्ति हेतु आवेदन लिखना है, या 5-10 दिनों के अवकाश हेतु आवेदन लिखना है, विलम्ब दंड माफ करने हेतु आवेदन लिखना है, तो तुम इसको कैसे लिखोगे? तो वह फॉर्मेट के आधार पर, पूर्व में बताए गए बिंदुओं के आधार पर वह आसानी से वह अनुकरण कर लेता है उसका, और बीच में अपने टॉपिक को डालते हुए फॉर्मेट बनाया हुआ है, उसे ज्यादा कुछ बदलना नहीं पड़ता है। तो यह प्रार्थना पत्र आवेदन लिखने हेतु जो है वह काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है रचना अनुकरण विधि में। निबंध आदि में भी, अब निबंध किसी भी विषय का हमको बताना है, तो अगर हम पहले बताते हैं कि वह निबंध क्या है,
दीपावली है, तो दीपावली जो है कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इस प्रकार से उसको अगर हम प्रारंभिक अवस्था में बता दे हैं कि दीपावली जो है जब राजा राम जो है अयोध्या वापस लौटे थे तो खुशियों में दीप जलाया जलाया था, उसी दिन से दीपावली मनाते हैं, कार्तिक माह के अमावस्या को मनाया जाता है, इस प्रकार हम बता देते हैं। और उसके उसे फिर कहते हैं कि होली का निबंध लिखो, होली का निबंध लिखो, दीपावली पर निबंध बता दिए। तो हम दीपावली पर जिस प्रकार उसको हम निबंध बताए तो उसके आधार पर वह होली का निबंध भी उसी प्रकार वह लिख लेता है और उसको ज्यादा कठिनाई का सामना जो है वह नहीं करना पड़ता है। इससे उसको काफी प्रसन्नता मिलती है और खुशी मिलती है कि हमने जो है वह निबंध लिख लिया। तो इस यह खासकर माध्यमिक स्तर पर या बाल वर्ग के भैया बहन जो हैं इसका उपयोग उन्हीं को में ज्यादा किया जाता है। और प्रारंभिक स्तर पर 1 क्लास तक इसका प्रयोग ज्यादा सफल नहीं होता है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर आते आते ये भैया बहन इतना हो जाते हैं कि हमारे किसी रचना का अनुकरण आसानी से कर लेते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है कि दीपावली का वर्णन करते हुए होली का लेख लिखने को कहना है। दीपावली का वर्णन अगर हम कर देते हैं तो बच्चा जो है वह आसानी से निबंध को लिख लेता है। यह विधि जो है पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक है। इसमें छात्रों की भाषा तो अपनी होती है, किंतु शैली के लिए उन्हें आदर्श रचना पर ही निर्भर रहना पड़ता है। शैली के लिए उसे आदर्श रचना पर निर्भर करता है, वो आदर्श रचनाओं को पढ़ता है, समझता है और उस पर वह निर्भर रहता है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए ही उपयुक्त हो सकती है। इसकी कुछ रचना अनुकरण की विधि की कुछ विशेषताएं हैं। अनुकरण वाचन के बाद उच्चारण अभ्यास करवाया जाता है। बुनियादी शिक्षा में अनुकरणात्मक विधि सफलतम विधि है। अनुकरणात्मक विधि में अध्यापकों को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने होते हैं, चाहे वह रूपरेखा अनुकरण हो या लिखित अनुकरण हो। किसी भी क्षेत्र में हमें हमारा आदर्श जो है वह अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अनुकरण करना है। तो आदर्श हमारा अच्छा होगा तो बच्चे उसी का अनुकरण करेंगे। अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षा का अनुकरण कर लिखना, पढ़ना या नवीन रचना करना सीखता है। अब दूसरी विधि, यह जो है प्रत्यक्ष विधि जो है वह दूसरी विधि है। इस विधि का हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्रत्यक्ष विधि क्या है। प्रत्यक्ष विधि जो है वह क्या है। प्रत्यक्ष विधि जैसा कि उसके नाम से ही लग रहा है कि प्रत्यक्ष विधि जो है कि इसमें प्रत्यक्ष किसी चित्र को दिखाना होता है। तो प्रत्यक्ष विधि को निर्वाण विधि, सुगम विधि और प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। भाषा शिक्षण की यह श्रेष्ठ विधि है। प्रत्यक्ष विधि जो है वह भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि में प्रत्यक्ष में कार्य करके दिखाना से है। प्रत्यक्ष में हम कार्य करके दिखाते हैं। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा में 1901 में फ्रांस में गुडन ने किया था और उसके प्रवर्तक प्रोफेसर बीपी वाकिल हैं और समर्थक जेम्स पर्स्टन है गेटे, और इसके विरोधी रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एवं वामन शिवराम आते हैं। प्रत्यक्ष विधि का अर्थ होता है वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना, प्रत्यक्ष रूप से दिखाना। भारत में इसका प्रयोग 20वीं शताब्दी में, भारत में सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो हुआ था वह 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में मुंबई में इसका प्रयोग हुआ था। और इसे लाने वाले बंगाल में श्री टीपिंग ने की, बंगाल में इसे श्री टीपिंग महोदय ने इसे लाया। इससे श्रवण कर बोलना पर जोर दिया जाता है एवं मूर्त रूप में उपस्थित हो तथा उन्हें कक्षा कक्ष में लाया जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम मौखिक वार्तालाप एवं बोलने पर ज्यादा जोर दिया जाता है।
बोलने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। यह विधि वाइटलर फिनलैंड के मदर मेथड पर आधारित है। जिस प्रकार मदर मेथड माताएं जो बोलती हैं, बच्चे जो है उसे सहजता से, आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। माता जो शब्द बोलती है वह बच्चे जो हैं उसे सहजता से, उनको दिक्कत नहीं होती है। माताएं जो होती हैं, ऐसा देखने को मिलता है कि जो बालक कभी स्कूल नहीं गया, कॉपी नहीं छुआ, किताब वह नहीं पढ़ा, लेकिन वह भी जो है जो भी घर के लोग होते हैं उसे बहुत कुछ सिखा देते हैं। बोलने के क्रम में ही वह बहुत सी ऐसे शब्दों का वह सीख जाता है, जिससे कि उसका बोलने से ऐसा पता चलता है कि यह बालक जो है काफी पढ़ा लिखा है। और उसको जब बालक बोलता है वह बिना कुछ पढ़े लिखे और बहुत चीज, सभी दिनों के नाम याद कर लेना, फलों के नाम याद कर लेना, महीनों के नाम याद कर लेना, तुम्हारा घर पता क्या है याद कर लेना, सभी वर्णों को याद कर लेना। तो इस प्रकार जब बालक उसे याद कर लेते हैं, सुनकर ही, वह बिना पढ़े लिखे भी इसको वह सुन लेता है और सुन करके वह उसे सहजता से, आसानी से याद कर लेता है। इस विधि में अनुकरण कर बालक भाषा का ज्ञान करता है। वह अनुकरण करता है, वह किसी अपने श्रेष्ठ परिजनों के द्वारा, चाहे अभिभावक हो घर पे, माता पिता हो, या स्कूल में अध्यापक हो, शिक्षक शिक्षिकाएं हो, तो उनको वह अनुकरण करता है और वह बोलकर जो है वह काफी सहजता से भाषा को वह सीख लेते हैं। इससे जो है वह बोलते हैं ना तो सुनने में काफी अच्छा लगता है, क्योंकि बालक होते हैं, उनकी बोली तो ऐसे ही प्यारी होती है। तो जब वह बोलते हैं तो वह काफी प्रभावित होता है और काफी सुनने में आनंद आता है कि वह बालक इतना अच्छा बोल रहा है, इतना सुंदर बोल रहा है। प्रत्यक्ष विधि, जैसे कि कोई बालक होता है, वह कुछ नहीं पढ़ा लिखा होता है, लेकिन जब वह सुन करके बोलता है तो वह काफी आकर्षक होता है, सुनने में जो है वह काफी अच्छा लगता है। यह प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, यह जो है प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इसमें 3 बातों का लेकिन ध्यान रखना जाता है। प्रत्यक्ष विधि का जब हम शिक्षण विधि कर रहे हैं तो इसमें 3 बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है कि मौखिक कार्य को प्रधानता दी जानी चाहिए। इसमें जो है मौखिक कार्य को प्रधानता दी जानी चाहिए और मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है, इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे कि मान लिए कि हमें शुद्ध है अमरूद। अब कितनी जगह, कितने घरों में, समाजों में सुविधाजनक उच्चारण की दृष्टि से बच्चे अरमूद बोलते हैं। बच्चे जो है वह अमरूद बोलते हैं, अरमूद बोलते हैं, लेकिन उसका शुद्ध उच्चारण अमरूद होता है, अमरूद होता है, और बच्चे उसे अरमूद अरमूद बोलते हैं। प्रारंभ में तो वह अरमूद बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं, लेकिन आगे अगर उसकी यही भाषा रह जाएगी तो वह उचित शिक्षा की वह पहचान नहीं बन पाती है। इसलिए हमें वैसे शब्दों को बुलवाया जाता है जिससे कि वह स्पष्ट उच्चारण किसी शब्द का क्या है वह सीख सके। ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं कि हम लोग उसको अशुद्ध उच्चारण कहते हैं। सलजम, सलगम, तो यह भी उसके उदाहरण हैं। तो इस प्रकार की हमें इन शब्दों को खास करके अभ्यास करवाना चाहिए, जिससे कि बालक का जो है उच्चारण हुआ सही हो सके। मौखिक कार्य को प्रधानता दी जानी चाहिए। इसमें मौखिक कार्य को प्रधानता दी जानी चाहिए। वस्तु और शब्द के मध्य सीमा संबंध स्थापित कर पढ़ाया जाता है। वस्तु और शब्द के मध्य सीमा संबंध कि कौन सा शब्द है, उसकी उच्चारण में कितना समय लगना चाहिए और क्या उसका समय है। एक शब्द बोलने के बाद दूसरे शब्द को जब हम बोलते हैं तो उस पे हमें कितना समय देना चाहिए, कितना हमें विराम देना चाहिए, यह भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इस पद्धति का प्रमुख सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है, उसी प्रकार बालक श्रवण और अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा भी सीख सकता है, दूसरी भाषा भी सीख सकता है। इस पद्धति में सीमित शब्दावली का ही ज्ञान कराते हैं, लेकिन इसमें यह है कि इस पद्धति के द्वारा हम कुछ सीमित शब्दावली का ही उसे हम ज्ञान करा सकते हैं, बहुत अधिक का हम उसे ज्ञान
नहीं करा सकते हैं। यह भी इस पद्धति की एक विशेषता कहें या कुछ इसमें कमियां कहें। तो निश्चित है कि जब हर चीज हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां या कुछ ना कुछ मिलते ही है, उसको हमको उससे हमको गुजरना होता है। तो इस विधि में है कि इसमें हम सीमित शब्दों का ही हम प्रयोग करा सकते हैं। जैसे इस पद्धति से हम पढ़ाई का अध्यापन कार्य कर रहे हैं, तो इसमें हम अगर अ से अनार कहते हैं, ई से इमली कहते हैं, तो अ से अनार, ई से इमली को तो दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमें संज्ञा शब्दों का, भाववाचक संज्ञा का हमको अगर उदाहरण देना पड़े, तो वह उसका हम उदाहरण उसको हम दिखा नहीं सकते हैं कि यह जो है ईमानदारी है, सच्चाई जो है, उसको वह नहीं दिखा सकते हैं। वह उसको अनुभव और बोध पर ही आधारित होता है। इसमें जो है अनुभूति और अभिव्यक्ति के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। प्रत्यक्ष विधि में अनुभूति और अभिव्यक्ति के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। इस विधि में उन्हीं शब्दों का विज्ञान दिया जा सकता है जो मूर्त रूप में उपस्थित हो या जिन्हें कक्षा कक्ष में लाया जा सके। इस विधि से लेखन और व्याकरण का ज्ञान रह जाता है। इस विधि से जब हम अध्यापन कार्य करते हैं तो लेखन और व्याकरण का उचित ज्ञान हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मौखिक विधि है। इस विधि में वाक्य संरचना का ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। मौखिक विधि से हम वाक्य संरचना का ज्ञान नहीं दे सकते हैं। इस विधि में संपूर्ण वाक्य को इकाई माना जाता है। इस विधि से अन्य भाषा के अध्ययन के साथ साथ अन्य भाषा से में सिर्फ आदेश निर्देश किए जाते हैं, उसे भाषा में से विचार और अभिव्यक्ति की जाती है। यह प्रत्यक्ष विधि का जो है यह एक बहुत बड़ा, इसमें कुछ कमियां हैं। यह वही है कि इसमें हम बहुत शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। 17वीं शताब्दी में जॉन कमेनियन ने यह विचार रखा था कि भाषा को व्यवहारिकता के आधार पर और पढ़ाया जाना चाहिए। 17वीं शताब्दी में उनका विचार था कि भाषा को व्यवहारिकता के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए, तभी यह शिक्षण विधि जो है वह सफल होता है और हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता मिलती है। इस विधि में बालक की मातृभाषा को बिना कंठस्थ कराए अन्य भाषा सिखाई जाती है। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को बिना कंठस्थ कराए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। जैसे कि अगर बालक को इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, तो अभी अगर उसे हम व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, इन विच क्लास डू यू रीड, ऐसे अगर सेंटेंसों को अगर हम रटवा दिया जाता है, बच्चा याद कर लेता है, तो वह उसे सीख सकता है और सीख जाता है तो वह प्रयोग करता है, बोलता है, जिससे कि अभिभावक जो है या समाज में जिस वह बालक रहता है तो वह बहुत ही प्रभावी होता है। और उसे पूरा उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है कि जिसके साथ इज लगेगा, देयर के साथ ही लगेगा, ही के साथ ए या एट लगेगा, तो भी वह जो है उसको सुन लेता है, समझ लेता है। और वह उसको ग्रामर मेथड नहीं पढ़ाया गया है कि ए एन आर्टिकल्स नहीं बताया गया है कि वो आर्टिकल्स क्या है, लेकिन दिस दैट का प्रयोग कहाँ होता है, लेकिन वह कुछ सेंटेंसों को वह समझ लेता है और वह बोलता है। तो वह विधि जो है वह बालक का प्रभाव जो है समाज में अभिभावक के पास अच्छा होता है और यह विद्यालय के नामांकन पर भी अधिक बल देता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी भाषा अगर प्रभावी होती है तो वह जो भी घर के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, तो वह उसको सुनता है तो उसे विद्यालय की ओर आकर्षित होते हैं। तो यह विधि जो है काफी श्रेष्ठ विधि है। यह विधि मौखिक अभ्यास पर जोर देती है। प्रत्यक्ष विधि से मातृभाषा का प्रयोग करना मौखिक संवाद विधि है। काठिन्य निवारण के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग या पारस्परिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दृश्य सामग्री का प्रयोग या पारस्परिक शब्दों का प्रयोग किया। दृश्य सामग्री जो बच्चा अगर देख रहा है कि अ से अनार, तो उसके सामने अगर हम चित्र लगा देते हैं तो वह आसानी से उसको देख सकता है, समझ सकता है। अब हम आगे दूसरे विधि की ओर आगे बढ़ते हैं। इकाई योजना। अब अगली विधि जो है हम लोग के सामने वो है इकाई योजना।
यह इकाई योजना ऐसी कोई बहुत नई विधि नहीं है जिसके बारे में कि हम लोग पूर्व परिचित नहीं है, इसके बारे में हम लोग परिचित हैं। और यह विधि जो है विद्यालयों के लिए बहुत ही उपयोगी है और सामान्यतः सब लोग इसका उपयोग करते हैं। साधारण अर्थ में दैनिक पाठों के योग को ही इकाई के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार दैनिक योजना में एक शीर्षक पद्धति के लिए 35 मिनट के कालांश हेतु पाठ योजना निर्मित करते हैं, पूरे अध्याय की योजना बनाई जाती है जिससे यह इंगित किया जाता है कि पूरे अध्यायों में शिक्षकों के अंतर्गत कितने कालांशों में कौन से दिन पढ़ाना है, इसे ही इकाई योजना के नाम से जाना जाता है। जैसे अध्यापक को कालांश निश्चित रहता है कि आज हमारा इस पीरियड में 40 मिनट का ये कालांश है। अब 40 मिनट के अंतर्गत हमें किसी गद्य का या पद का अध्ययन अध्यापन कराना है तो एक दिन में संभव नहीं है, तो उसे हम इकाई में बांट लेते हैं। या आज हम यहाँ से गद्य में यहाँ तक उसको हम पढ़ाना है, तो उसको पढ़ाने से पहले हमें कुछ अतिथि के अंतर्गत या प्रस्तावना के अंतर्गत कुछ पूर्व पाठों की ओर ले चलते हैं, कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं जिससे कि हमें वह पता चल जाता है कि हाँ बच्चा यहाँ तक कल हम पाठ पढ़ाए थे तो यहाँ तक समझा है, आगे में अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। या जब रहती है समस्या, आधा पाठ को पढ़ा चुके होते हैं, आधा जब बाकी रहता है तब यह समस्या आती है। लेकिन जब हमें पाठ को प्रारंभ करना है तो यह आसानी से हम प्रस्तावना की ओर बढ़ते हुए और हम उधर बढ़ जाते हैं, पाठ पर हम आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी एक पाठ लंबा होता है, उसे समझाना होता है, तो एक पाठ एक दिन में समाप्त नहीं, मैक्सिमम नहीं ही होती है, क्योंकि हिंदी शिक्षण में अगर जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं उससे क्या उसमें कौन कौन से ग्रामर मेथड का भी प्रयोग हुआ है वह सभी कुछ कुछ लेकर के चलते हैं। उससे कुछ हम इंटरनल प्रश्न बना लेते हैं कि वह क्या प्रश्न है, उन प्रश्नों को बताते हैं जिससे वह बालक जो है गद्यांश उतने गद्यांश को वह आसानी से समझ लेता है। इस विधि को यूनिट सिस्टम भी कहते हैं, इस विधि को हम यूनिट सिस्टम भी कहते हैं। इस विधि को संपूर्ण पाठ्यक्रम में खंडों में बांटकर यूनिटी में बांट लेते हैं और वर्तमान समय में यह विधि जो है काफी महत्वपूर्ण विधि मानी जा रही है। वर्तमान समय में यह विधि काफी महत्वपूर्ण विधि मानी जा रहे थे। हेनरी सी मॉनसन ने 1956 में सर्वप्रथम पाठ योजना को तैयार करने के लिए इकाई विधि दी थी। बाद में शिक्षण विधि के नाम से यह स्थापित हुई। तो वह पहले पाठ योजना तैयार के लिए विधि ही मानी जाती थी, लेकिन जब इसे इकाई में खंडों में बांट कर दिया गया तब यह इसे इकाई योजना बाद में नाम दिया गया। इस विधि में प्रत्येक अध्याय को छोटी छोटी इकाइयों में बांट कर शिक्षण कराया जाता है। जो भी अध्याय होता है वो छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेते हैं और उसके आधार पर उसमें से क्या उस गद्यांश के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसमें कौन से शब्द थोड़े प्रयोग हुए हैं, संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के, थोड़ा थोड़ा लेकर के चलते हैं, क्योंकि साथ साथ बच्चों को व्याकरण का भी कुछ ज्ञान होता जाए और समझ आता है। तो इस दृष्टि से उसे छोटे छोटे कुछ प्रश्न दे देते हैं। अभ्यास कार्य उसे हम कुछ देते हैं, कक्षा कार्य में उसे हम ये देते हैं कभी कभी छोटे प्रश्न। अब बड़े होते हैं तो उसे हम लोग गृह कार्य में डाल देते हैं कि छोटे प्रश्न अभ्यास कार्य कभी हम उसे मौखिक भी पूछ लेते हैं, कैसे बताओ ये पढ़ाए इसमें से क्या हो गया। जैसे अभी पूछा जाए कि अभी हम लोग पूर्व में किन किन विधियों का अध्ययन किए, तो जो ध्यान से सुनते हैं वह आसानी से उत्तर बता देते हैं, लेकिन जो बालक नहीं सुन रहा होता है वह नहीं बता पाता है। तो इस प्रकार इकाई योजना में जो है वह प्रश्न, छोटे प्रश्न बनाकर पूछना भी काफी प्रभावी होता है और जिससे कि वह बालक ध्यान से सुनता है। उसे अगर डर रहता है कि आज कि दीदी जी या आचार्य जी कुछ हमसे प्रश्न पूछेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे, तो वह अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है। इसलिए जो है वह बालक जो है, जो हम इकाई योजना के से कार्य करते हैं, तो बालक जो है जो जिसको हम अध्यापन करा रहे होते हैं तो वह काफी ध्यान से सुनता है, समझता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं मन में यह प्रश्नों का डर रहता है। प्रश्नों का यह डर रहता है कि अगर नहीं सुनेंगे तो पूछ लेंगे तो हम क्या उत्तर बताएंगे।
इकाई योजना की व्यवस्था उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से होती है। इकाई योजना की व्यवस्था जो है उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से होती है। मॉरिसन का कथन है कि योजना के क्रियाओं की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए, जो हम योजना बना रहे हैं उसकी व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए जिससे उद्देश्यों का बोध स्पष्ट रूप से हो सके। उद्देश्यों का बोध जो है वह स्पष्ट रूप से हो सके। शिक्षक को अपनी कक्षाओं से उद्देश्यों की जानकारी हो सके। इसमें का स्वरूप बोधगम्य और व्यापक होता है। यह जो है बच्चों को ग्रहण करने में आसानी होती है और इसका जो है व्यापक काफी समय तक यह टिकाऊ होता है। इसमें सार्थक क्रियाओं का एकीकरण इस प्रकार किया जाता है कि संपूर्ण व्यवस्था हो सके। सार्थक क्रियाओं का एकीकरण अर्थात कि हमें कक्षा में जो क्रियाएं करनी है, जो बोलना है, समझाना है, व्याख्या करना है, उसे व्याकरण संबंधित ज्ञान देना है, यह जो है संपूर्ण क्रिया एक व्यवस्था क्रम के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम किसी गद्यांश को पढ़ाए ही नहीं है, कविता का अर्थ बताए ही नहीं है उस अंतरा का, और उससे संबंधित जब हम प्रश्न पूछेंगे तो बालक उत्तर नहीं दे पाता है। तो इसकी जो है वो संपूर्ण रूप से पहले हमें उसका डिटेल कर लेना चाहिए, व्याख्या कर लेनी चाहिए, और तब उसके बाद क्रम से हम उस इकाई के अंतर्गत हमें कार्य करना चाहिए। यह है इकाई योजना के अंतर्गत हम कैसे कार्य करेंगे और किस प्रकार हम इकाई योजना से कार्य करने में सफल हो पाएंगे। इनमें क्रियाओं से आरंभ करने तथा समाप्त करने के स्थलों की जानकारी होती है। हम अध्यापन कार्य कहाँ से आरंभ कर रहे हैं और कहाँ से हम यह समाप्त करेंगे, इसकी जो है वह जानकारी होती है। इकाई योजना में विविध प्रकार के सभी शिक्षकों को सूचित किया जाता है। इसमें सूचित किया जाता है कि यह कालांश है। सूचना कभी-कभी एकाएक भी मिल जाती है, विषय प्रस्तुत आदर्श होता है। तो उस स्थिति में भी अगर हमें योजना बनाने का अच्छी पकड़ है, योजना बना सकते हैं, तो एकाएक क्लास मिलने पर भी कभी-कभी हम उसके अनुसार योजना बना लेते हैं कि इस हमें हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जो कि बच्चों को कुछ हम दे पाएंगे। और यह इकाई योजना मूल्यांकन के लिए भी आधार प्रस्तुत, इस पर हम चर्चा किए कि जैसे कि हम परीक्षा के समय किसी को देने होते हैं 10 अंक 20 अंक विद्यालय की ओर से, तो उस समय अगर हम इकाई योजना के अंतर्गत पढ़ाने के क्रम में बालक से प्रश्न पूछकर, चाहे वह ऑब्जेक्टिव के रूप में हो, कभी-कभी सब्जेक्टिव के रूप में काट कर देते हैं, मैक्सिमम जो है ऑब्जेक्टिव भी देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्रम में पूछते हैं या लिखने के लिए देते हैं तो वह उत्तर लिख कर दिखा देता है, तो उसको हम समझते हैं कि यह ग्रहण कर लिया है और वह ग्रहण कर रहा है। हमारे पाठ को हमने जो भी पढ़ाया वह ग्रहण कर रहा है। इससे परीक्षा के समय उसका मूल्यांकन करने में, उसे अंक प्रदान करने में हमको ज़्यादा ये नहीं करना पड़ता है। इससे हम रोज कक्षा के अध्ययन के द्वारा उसे हम समझ सकते हैं। एक अच्छी योजना का निर्माण धन और समय की दृष्टि से मितव्ययी होता है। यह योजना धन, शक्ति और समय की दृष्टि से मितव्ययी होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे कोई पाठ होता है, लंबा है, तो उसे अगर हम यह कोई टीएलएम बनाकर ले जाना है, तो टीएलएम बनाकर ले जाना है तो एक पाठ्य योजना को पूरे में टीएलएम बनाने में बहुत टीएलएम का सहारा लेना पड़ता है, बहुत सामग्रियों का सहारा लेना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम गद्यांश के आधार पर टीएलएम बनाते हैं तो थोड़ा हमारा जल्दी बन भी जाता है और वह बच्चों के लिए रुचिकर होता है। ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ता है। पुष्प की अभिलाषा पढ़ाना है अगर कविता, तो हम एक पहले पुष्प को ही ले गए। पुष्प को ले गए तो पुष्प को बच्चा देखकर आकर्षित हो गया और हमारे से ज़्यादा समय भी नहीं लगा, खोजने में समय भी लगा, इसमें तो खैर कुछ धन भी नहीं लगा। तो इस प्रकार से हमें यह योजना इकाई योजना जो है वह धन, शक्ति और समय की दृष्टि से मितव्ययी होता है। हमें आशा है कि आप लोगों को यह इकाई योजना के बारे में समझ में आ ही गई होगी। हमारी आवाज भी आप लोगों को मिल रही है ना? जी, हमारी आवाज मिल ही रही होगी। क्योंकि पढ़ाने के में पूछ लेना आवश्यक होता है कि हमारी आवाज आप लोगों को अच्छे से मिल रही है या नहीं।
अब हम आगमन विधि की तरफ बढ़ते हैं। यह भी हिंदी शिक्षण की एक आगमन विधि है। आगमन विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ये आगमन विधि जो है वह सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों के आधार पर नियम निकाले जाते हैं तथा तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। इसमें शिक्षक को अध्ययन प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर इसका अर्थ है। इस प्रकार इसे हम समझ सकते हैं कि अगर हमें बच्चों से पहले पूछते हैं, अच्छा तुम जिस कक्ष में बैठे हो प्राथमिक स्तर के लिए भी उपयोगी है या माध्यमिक स्तर के लिए भी उपयोगी है, उच्च स्तर के लिए भी यह आगमन विधि जो है वह उपयोगी हो सकता है, होता है। जैसे कि हमें प्राथमिक स्तर पर बच्चा जिस कक्ष या कमरे में बैठा है उससे पूछते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, तो वह बालक कहता है मैं पुस्तक, पुस्तिकाएं, कलम, श्यामपट्ट, बेंच, टेबल, डस्टर, चौक दिख रहा है। तो कहते हैं अच्छा बताओ ये सब जो तुम बताया, आपने जो बताए यह संज्ञा के उदाहरण है। फिर पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है, यहाँ तुम्हारा नानी घर कहाँ है, यहाँ पे स्कूल या जो आप पढ़ते हैं उस स्कूल का क्या नाम है, तो बताता है। तो कहते हैं ये सब जो आप बताए यह संज्ञा के उदाहरण है। तुम्हारे कौन कौन से दोस्त हैं, वो अपने दोस्तों के नाम बताता है। आप कहाँ कहाँ गए हैं, आप जो है वह कहाँ कहाँ गए हैं, वह जगहों का नाम बताता है। अब हम इसे कहते हैं कि आपने जो जो बताया ना वह सभी संज्ञा के उदाहरण हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो वह बालक को ऐसा खुशी होता है कि ये तो हमने ही बताया था, इसका उदाहरण तो हम ही दिए थे। और दीदी जी कहती हैं उन्होंने तो बताया भी नहीं, आचार्य जी बताए भी नहीं, और कहते हैं कि यह आपने जो बताया वह संज्ञा का उदाहरण है, ये कैसे। तो वह उसको काफी खुशी मिलती है, उसका मनोबल जो है वह बढ़ता है। ये हमने जो बताया वह सभी संज्ञा के उदाहरण हो गए। और दीदी जी उसे, आचार्य जी बाद में उसे केवल परिभाषा बता देते हैं। तो यह है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल वस्तुओं का उसे हमने ज्ञान किया और एक सूक्ष्म के आधार पर उसको हम परिभाषा निकाल दिए। यह है आगमन विधि। इस विधि में विशिष्ट से समान की ओर करवाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। निगमन विधि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें नियम छात्र स्वयं नहीं बल्कि शिक्षक बताते हैं। जैसे कि हम पहले नियम बता दिए, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को नाम को संज्ञा कहते हैं और उसके आधार पर बालक को कहते हैं उदाहरण बताओ। तो वह आगमन विधि और निगमन विधि में काफी तारतम्य रहता है, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। इस प्रकार से बालक जो है नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ता है। यह हम सब बच्चों को संज्ञा के बारे में पढ़ाना है तो नियम बताते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे बिजली विभाग से मैसेज आया कि आज शाम को 5 बजे लाइट नहीं रहेगी, तो हमारे मन में यह नियम बन गया कि बिजली नहीं रही तब तक हम अपने कौन से काम पूरे कर लेते हैं जो कि बिजली से संबंधित, जैसे मोबाइल चार्ज करना, मोटर में पानी भरना, हीटर में खाना बना लेना इत्यादि। व्याकरण अनुवाद विधि। अब हम व्याकरण अनुवाद विधि जो है द्वितीय भाषा की यह सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीनतम विधि है। प्राचीन भाषाएं जैसे अरबी, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि का शिक्षण इसी विधि से होता था। द्वितीय भाषाओं के शिक्षण मालाएं इस विधि पर आधारित होती है। इस विधि में द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए संस्कृत भाषा पढ़ाने से पहले आवश्यक माना जाता है कि बालक अष्टाध्यायी का यह सिद्धांत कौमुदी को कंठस्थ कर ले। आज भी अंग्रेजी सिखाते समय हम उसका व्याकरण और उसके नियम बनाकर भाषा की शिक्षा प्रदान करते हैं। व्याकरण और नियम बना लेते हैं, उसके बाद हम अंग्रेजी की शिक्षा उसे हम प्रदान करते हैं। इस विधि में बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने तथा भाषा की अपेक्षा भाषा के तत्वों पर अधिक ज्ञान दिया जाता है। यही इस विधि का सबसे बड़ा दोष भी है कि भाषा शिक्षण का अधिकांश समय जो है वह व्याकरण
ज्ञान में समाप्त हो जाता है, वह व्याकरण ही सीखने लगता है। और व्याकरण जो है अथाह होता है, वो उसमें डूबते जाता है, तो वह जिस पाठ या कहानी को पढ़ रहे थे उससे वह कुछ छूट जाता है। वस्तुतः उस समय का उपयोग हम शिक्षण के लिए करना चाहिए था। भाषा सिखाना हमारा उद्देश्य है, भाषा शास्त्र सिखाना नहीं। भाषा को कौशलों की दक्षता प्रदान करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, न कि भाषा के नियमों का ज्ञान कराना। बालक को द्वितीय भाषा के ढांचे जैसे ध्वनियों, शब्दों और पदों और वाक्यों को ढांचे का प्रयोग करना चाहिए, न कि इन ढांचों का नियम। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि जैसा कि हम इसे नाम से ही परिचित हैं। अब लोग अंतिम विधि की ओर हैं। प्रोजेक्ट विधि, परियोजना या प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता विलियम किलपेट्रिक थे। वे प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डीबी के शिष्य रह चुके थे, अतः उनके प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद से विशेष रूप से प्रभावित थे। किलपेट्रिक के विचार से वर्तमान शिक्षा का सबसे बड़ा दोष उसका सामाजिक जीवन में पूर्णतया अलग होता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली पूर्णतया सैद्धांतिक है। प्रोजेक्ट विधि का अर्थ है कि उस विषय वस्तु से संबंधित हम बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं। जब बच्चा प्रोजेक्ट बनाता है तो वह उसके मन मस्तिष्क पर बैठ जाता है। कुछ समय तो लगता है, इसमें प्रोजेक्ट बनाने में कुछ समय तो लगता है, लेकिन समय के साथ साथ वह बालक के मस्तिष्क पटल पर अस्थायी रूप से टिकाऊ होता है। वह एक बार जिस पाठ से, चाहे वह साइंस हो, विज्ञान हो, हिंदी हो, जिस विषय से संबंधित वह प्रोजेक्ट बना लेता है, वह मस्तिष्क पटल पर बैठ जाता है। उसे जल्दी भूलता नहीं है, क्योंकि उसमें मेहनत लगता है। उसमें जो है शिक्षक भी हैं, कुछ स्थिर रहते हैं, और बालक जो है अधिक क्रियाशील होता है। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षकों के द्वारा बालक को प्रोजेक्ट बनाने का काम दे दिया जाता है, और बालक जो है वह अधिक क्रियाशील रहते हैं। और जब बालक निश्चित है कि जब किसी हम क्रिया को करते हैं तो उसमें हमारा ध्यान एकाग्र होता है, हमारा मन लगता है, तो वह जैसे कि इस प्रोजेक्ट विधि का केवल हिंदी शिक्षण विधि के हिंदी में इसका प्रयोग नहीं है, इसका अंग्रेजी में भी प्रयोग है। जैसे कि हम बच्चों को ABCD प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं, तो उसे छोटा सा प्रोजेक्ट रूप में कहते हैं कि तुम ABCD लेटरों को कार्डबोर्ड पे बना के लाओ। तो वह कार्डबोर्ड पर कूट से रंग कर हर लेटर को हर तरह का बनाता है, लिखता है, तो वह उसे अधिक आकर्षक लगता है और याद हो जाता है। बड़े क्लासों में इसका हम बड़े उपयोग करते हैं कि अगर हमें क्यूब पढ़ाना है, स्क्वायर पढ़ाना है, रेक्टेंगल पढ़ाना है, तो उससे संबंधित वह बना करके लाता है, जिससे वह ज्ञान जो है उसका टिकाऊ होता है, अस्थायी होता है, और वह समझ जाता है कि क्यूब की आकृति जो है वह किस प्रकार होती है, क्यूब की जो है वह आकृति किस प्रकार होती है। अब हिंदी में इसका कि अगर हमें वर्ण पढ़ाना है, हिंदी में प्रोजेक्ट विधि का उपयोग कैसे करेंगे, जैसे हमें वर्ण पढ़ाना है, तो वर्ण रूपी वर्ण वृक्ष बनाने के लिए कहते हैं। वर्ण हुआ, वर्ण में से कितनी शाखाएं निकली, क्या उसकी टहनियां हैं, क्या स्वर वर्ण है, फिर स्वर वर्ण के कितनी शाखाएं निकली। इस प्रकार से वह बहुत ही सुंदर वर्ण वृक्ष बना लेते हैं। हिंदी शिक्षण में महाभारत पढ़ा रहे हैं, तो महाभारत पढ़ाने के क्रम में हम उसे प्रोजेक्ट देते हैं कि किस प्रकार जो है वह भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे और किस कारण वह सरसैया पर रहे, भीष्म पितामह किस कारण से सरसैया पर रहे। तो बालक जो है उसको काफी, अभी हाल में देखे कि एक बालक भीष्म पितामह से संबंधित थर्मोकोल वह कूट के बनाकर, सीख से वह बना करके तीर से लाल रंग काट के वो ब्लड का निशान, और वह उनके बाल रुई से बना करके इतने सुंदर भीष्म पितामह का वह प्रोजेक्ट बनाया था, वह बहुत ही आकर्षक लग रहा था। वह तो बनाया था, और जब उसे अन्य छात्र भी देखते थे तो बहुत ही आकर्षक लगता था। इससे उन्हें उसके मस्तिष्क पर बैठ गया कि ये भीष्म पितामह थे, वो सरसैया पर पड़े, कौन उसे सरसैया पर भी दिलाया, क्योंकि सरसैया सब पड़े रहे, सरसैया पर थे तो उनसे मिलने कौन कौन लोग आते थे। तो हमें किस प्रकार अपने से श्रेष्ठ जनों, विद्वत जनों के पास क्या शिक्षा है, कैसे ग्रहण करनी चाहिए, इस विधि
से वह बालक प्रोजेक्ट बनाकर जिस पितामह के संबंध से हम जो भी बताए वह उसे मस्तिष्क पटल पर जो है वह अस्थायी रूप से रहेगा, वह उसे भूल नहीं पाया थी, क्योंकि वह 6, 7, 8 में ही बनाया है कि जिस पितामह सरसैया पर थे, पड़े हुए थे, उसका प्रोजेक्ट बनाया है तो वह उसे याद रहेगा। तो प्रोजेक्ट विधि से जो है प्राप्त ज्ञान जो होता है वह अस्थायी होता है और वह बच्चे इसमें मेहनती होते हैं और इसमें प्रतिद्वंदता की भावना भी बढ़ती है। कॉम्पिटिटिव युग है तो कॉम्पिटिटिव युग में तो निश्चित है कि बच्चों की प्रतिद्वंदता की भावना रहे। तो एक व्यक्ति अच्छा प्रोजेक्ट बना के लाता है, दूसरा उससे कम लगता है, तो वो अपने आप में हीन भावना का महसूस करता है। तो वह उसे लगता है कि नहीं, अगले बार जो है हम इससे अच्छा प्रोजेक्ट दूसरे विषय से कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो हमारा प्रोजेक्ट उससे अच्छा होगा। तो वह और भी सुंदर प्रोजेक्ट बनाने का वह काम करता है और उससे द्वारा जिस विषय से भी में उसे दिया गया, और नहीं है कि हिंदी का प्रोजेक्ट बनाया, इसमें हिंदी का प्रोजेक्ट अच्छा नहीं हुआ तो मैथ में नहीं बनाएगा, इंग्लिश में नहीं बनाएगा, वह बनाता है और बनाने के क्रम में उसका प्रोजेक्ट जो है वह काफी अच्छा महसूस होता है और इससे उसे प्राप्त ज्ञान जो है वह अस्थायी होता है। तो जो शिक्षण विधि या शिक्षण पेशा ही एक ऐसा पेशा है कि जिसमें हमें काफी आदर, मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलती है। अगर हमारा उद्देश्य एक बालक को शिक्षित करने को हो, अगर हम ईमानदारी पूर्वक उसको शिक्षित करते हैं, उसका विकास करते हैं, तो शिक्षक जो है गुरु माने जाते हैं और गुरु की तुलना किससे की गई है? ईश्वर से। बड़ी उपाधि है। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। यानी गुरु का स्थान जो है वह ईश्वर से भी बढ़ता है। तो हमें निश्चित रूप से शिक्षण विधि के क्रम में बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए और उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। तभी हमारी कोई भी शिक्षण विधि, जितनी भी शिक्षण विधि हम पढ़े तो वह प्रभावी हो सकेगा, चाहे कोई भी शिक्षण विधि हो। लेकिन हमको साथ यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो एक कक्ष, वातावरण, अब ये नहीं कि खूब क्लास में शिक्षण विधि का प्रयोग किए जा रहे हैं, इकाई विधि का बाहर इतना शोर है कि क्लास में किसी विद्यार्थी का पेट में दर्द है, समस्या, उसकी कुछ समस्याएं हैं, वह रुचि नहीं ले रहा है। तो इस सभी का चाहे कोई भी विधि हो तो सबसे पहले हमें कक्षा, कक्ष, वातावरण, भैया बहन, उन सबकी मस्तिष्क, मानसिकता को देखकर उसको एकाग्र कर उसमें शिक्षण कक्षा, कक्ष के अध्यापन कार्य करने से पहले उसका निर्माण कर, वातावरण निर्माण करके ही शिक्षण विधि का हमें प्रयोग करना चाहिए। तभी वह प्रभावी हो सकता है, सफल हो सकता है और हमारा लक्ष्य, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षण में कहा गया है कि शिक्षण तभी प्रभावी होता है जब तक कि बच्चा जो है वह सीख न ले, ग्रहण न कर ले, भले ही उसकी परसेंटेज कम हो, 100% नहीं हो, लेकिन हमारा उद्देश्य 100% होना चाहिए। जब कहा जाता है कि जब बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं, तो हम उन बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देंगे, उचित शिक्षा देंगे, तो वह बालक जो है वह अच्छा होगा, समाज और राष्ट्र के, देश का विकास करेगा। पार्कर के अनुसार प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। छात्र स्वयं योजना बनाता है कि यह प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे, इसमें क्या क्या रूप होगा, वह स्वयं इसका योजना बनाया जाता है। किलपैट्रिक के शब्दों में प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाए। वेलार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रयोग होता है, वह विद्यालय में प्रयोग होता है। विद्यालय में इसका खासकर व्यवहारिक प्रयोग ज्यादा होता है क्योंकि हमें कक्षा कक्ष में समय कालांश को बांटकर अपनी योजना बनानी होती है, प्रोजेक्ट देने होते हैं। पाठ के अंतिम में, समाप्त में भी हमें देखता है कि इससे संबंधित क्या प्रोजेक्ट हो सकता है। कभी हम रानी लक्ष्मीबाई कविता पढ़ा रहे हैं तो उससे लक्ष्मीबाई के जीवन मूल्यों पर विस्तार से जानकारी, उनकी जीवनी के बारे में दे सकते हैं। स्टीवेंसन के शब्दों में प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है। स्टीवेंसन कहते हैं कि यह एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जा सकता है। यह समस्या मूलक कार्य है जिसमें बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसमें बच्चों के सामने यह समस्या हो जाती है, इसको हम
कैसे पूरा करेंगे, इसे हम कैसे पूरा करेंगे, तो वह उसके सामने समस्या हो जाती है, लेकिन वह धीरे धीरे कार्य को पूरा कर लेता है और वो अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर अध्ययन करने के पश्चात हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रत्येक प्रोजेक्ट का कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य होता है। बस होता है प्रोजेक्ट रुचिपूर्ण होता है। प्रोजेक्ट क्रिया सामाजिक वातावरण में की जाती है कि वह सामाजिक वातावरण हो। प्रत्येक प्रोजेक्ट को आरंभ करने के पश्चात हमें पूर्ण करना भी आवश्यक माना जाता है। यानी कि कोई प्रोजेक्ट को हम आरंभ कर लिए और उसको पूर्ण नहीं किए तो यह उसको पूर्ण करना भी आवश्यक माना जाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली के सिद्धांत के निम्न सिद्धांत हैं। प्रोजेक्ट परियोजना का संप्रयोजन होना परम आवश्यक है। अध्यापक छात्र के सम्मुख युक्त पदार्थ प्रस्तुत करता है। क्रियाशीलता प्रोजेक्ट में क्रियाओं को भी प्रधानता दी जाती है। इसमें प्रयोग करके सीखने का सिद्धांत जिस प्रकार से हमने चर्चा किया कि प्रोजेक्ट बनाता है तो बच्चा प्रयोग करता है, सीखता है। जो छात्रों में कुछ भी सीखता है वह करके सीखता है, वह जो है प्रोजेक्ट बना करके सीखता है। इसलिए वह ज्ञान जो होता है वह अस्थायी होता है और टिकाऊ होता है। इससे भैया बहन जो होते हैं मेहनती भी होते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बनाने में कुछ मेहनत करना पड़ता है, तो वह जो है वह मेहनती होते हैं, मेहनत का परिश्रम का गुणी हो जाते हैं। क्योंकि कहा गया है कि परिश्रम ही सबसे, अगर हमारे पास कितना भी हो परिश्रम अगर हम नहीं करेंगे तो हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए परिश्रम से वह आगे बढ़ता है। धन्यवाद। हमारा विषय आज संपन्न हुआ और हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हम अपने कार्य में सफल हो पाएंगे। एक बार सबको धन्यवाद। जो भी दीदी जी, आचार्य, प्रधानाचार्य जी, ये सभी हमसे श्रेष्ठ जन जुड़े हैं, सबको धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रिसोर्स पर्सन महोदय। निश्चित रूप से जो है आपके दिए गए मार्गदर्शन हमारे लिए काफी ज्यादा अनुकरणीय होंगे। बाकी जितने भी जो है हमारे आचार्य जी जुड़े हुए हैं इस बैठक में, अगर किसी प्रकार की जो है शंका या किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप उस महोदया से पूछ सकते हैं। केवल 1 मिनट का समय है, आप पूछ सकते हैं। जी जी। चलिए धन्यवाद। कोई प्रश्न नहीं है शायद 1 मिनट। हाँ, चलिए सर, चैट बॉक्स में भी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, चैट बॉक्स में भी देख लिए, प्रश्न हमें नहीं दिखा, इसलिए पुनः एक बार मेरी ओर से आप लोगों से को धन्यवाद। नमस्कार। हमें अपना पीपीटी बंद करते हैं। नमस्कार। सभी आचार्य दीदी से आग्रह है कि ग्रुप में आप सभी थोड़ा एक्टिव रहें। हो सकता है कि आज ही एक और जो है बैठक हो तो उससे संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी वो ग्रुप में चली जाएंगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।